नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर करेंगे आज जीरे के साथ, जहां पर जोरदार तेजी बरकरार है। आपको याद दिला दें कि पिछले एक साल में जीरे में हमने भाव डबल होते हुए देखे हैं। 16,000 का जीरा अब 40,000 रुपए तक कारोबार कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी यहां पर हमने बनते हुए देखी है। काफी सारी हेडलाइंस हैं जो कहती हैं कि जीरा बना हीरा, तो क्लियरली यहां पर अच्छी खासी बढ़त हमने बनते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे कैस्टर की, जहां पर भी पिछले कई दिनों में तेजी बरकरार है। कल की 2.5-3% की बढ़त के बाद आज आधे से 1% की तेजी के साथ यहां पर भी कारोबार। साथ ही बात करेंगे एक्चुअल हीरे की कि यहां पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, ज्वेलरी खरीदारी और सोने और हीरे में किस तरह की बातचीत है, उस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने, ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल, एसईए कैस्टर एंड ऑयल प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शैलेश बाल्दा एंड किस्ना डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर एग्रीकल्चर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मेजर प्राइस मूव्स जो हैं पिछले 2-3 दिनों में यहां पर बनती हुई नजर आई हैं। तो अगर जीरे की ही बात की जाए, यहां पर अपर सर्किट के साथ कल यहां पर काम हो रहा था। आज ऑल टाइम हाईज पर एनसीडीएक्स में हमने जीरे के भाव बनते हुए देखे हैं। ऊंझा एपीएमसी मंडी में माना जा रहा है कि प्राइसेस और भी ऊपर हैं, तो ऑलमोस्ट 40,000 42,000 रुपीस के आसपास के स्तर हैं। अरविंद जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप ऊंझा एपीएमसी में हैं, किस तरह की आवक है, किस तरह की खरीदारी है, कैसे प्राइसेस हैं? मैम, पिछली बार भी बात हुई थी, ऐसे जब बारिश हुआ 15 दिन लगातार जी, गुजरात और राजस्थान में, और क्रॉप तैयार होने पर थी, और ऐसे में बारिश का होना, एक डैमेज होना जीरा में, और इसके पीछे ये मार्केट 300 रुपया जो घट के हुआ था, वहां से बढ़ के अभी 409-10 तक का भाव दिख रहा है जी। तो हाजिर में भी नीचे में 5500 रुपया प्रति 20 केजी का जो मार्केट हुआ था, वहां से बढ़ के 8,000 के लेवल और हाजिर में भी व्यापार हुआ। ऐसे में आज और कल शाम तक करीब करीब 20 रुपया की बढ़े भाव से मंदी भी आई है प्रति केजी। अभी फिलहाल 380 रुपया पर हाजिर ट्रेड कर रहा है। अब ये मान के चले हैं कि जो क्रॉप का अंदाजा 70 लाख के आसपास था जी, वो घट के, हाँ, वो बारिश की वजह से, डैमेज होने की वजह से घट के 55 से 60 लाख के बीच का अभी अंदाजन बन रहा है। तो और जिस तरह से मार्च में अराइवल 50 से 60 हजार तक गई थी, लेकिन अप्रैल में जो ये अराइवल आनी चाहिए, वो पिछले वीक का जो बात करें तो करीब करीब 30,000 से 40,000 के बीच रही है। इस हिसाब से जो धारणा थी कि 50-60 हजार से ऊपर अराइवल बनेगी, वो नहीं बन रही। और इसमें ये छुट्टियों का भी एक 8 दिन का गैप था जी। और जैसे ही अप्रैल में नया साल का कारोबार शुरू हुआ फाइनेंशियल का, सीधा मार्केट अप साइड ही खुला है। और आप देखें तो आगे भी हमें ऐसा लगता है कि अब जो भी मंदी होगी या रिएक्शन आएगा, तो उसमें खरीद के ही चलने का साल रहेगा, क्योंकि अच्छा। अब नया क्रॉप की ही जो कमजोरी दिख रही है अराइवल में, वो अब लग रहा है कि 350 से मंदी का अब धारणा नहीं है आगे। और आगे कुछ भी ओपन द स्काई, ये मार्केट की सिचुएशन फिलहाल दिख रही है। ओके अरविंद जी, अब आप मुझे सिर्फ प्राइसेस पे एक बात बताइए। पिछले साल 160 के स्तर थे, अब हम देख रहे हैं 460 तक भी यहाँ पर काम हुआ है। आप कह रहे हैं 350 के नीचे यहाँ पर स्तर नहीं जाएंगे, तो करंट लेवल्स में क्या करने की राय है? करंट में अभी 380 रुपया का रेट चल रहा है मार्केट में, लेकिन ये भी सही है कि 20 अप्रैल के बाद जो सीजन की डिमांड रहती है वो कमजोर होती है। लेकिन जब अराइवल ही कमजोर है तो डिमांड तो आज नहीं तो कल आनी ही है। इसलिए अगर जो भी मंदी बनती है वो घटे में लेके चलने की राय मैं दूंगा व्यापारियों को, और किसानों को भी मैं ये कहूंगा कि अपना माल जरूरत उतना ही बेच के चले, तो ही आप आगे के लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, तो आप किसानों को भी कह रहे हैं कि माल मत लाओ, यहाँ से भाव ऊपर ही हैं और भी तेजी देखने को मिल पाएगी, यानी कि उनको भी अच्छा खासा मुनाफा। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर एग्री की बात की जाए तो मोस्ट मूविंग कमोडिटी यहाँ पर जीरा है। कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल जो अरविंद जी ने कहा, उसका आप कैसे एनालिसिस करेंगे? आई एम रियली सॉरी मनीषा, मैं
कोई एग्री कमोडिटीज पे कवरेज नहीं रखते हैं एज ए कंपनी। हम लोग इस पे कोई एनालिसिस और टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट, नो वरीज। तो क्लियरली जीरे में यहाँ पर तेजी है और जैसे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आया कि और भी बढ़त आगे देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाईज पर अब जीरे के भाव यहाँ पर चलते हुए नजर आए हैं। मांग अच्छी खासी है और इवन इन प्राइसेस पे भी यहाँ पर मांग अब भी बन रही है, यानी कि डिमांड बाजार में है। एक्सपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर स्ट्रांग बनते हुए नजर आए हैं। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, यानी कि डिप्स पे खरीदारी करके ही यहाँ पर जीरे में काम करना है। एक और कमोडिटी जो कैस्टर है, जहां पर भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेश बाल्धा जुड़े हैं। शैलेश जी नमस्कार। कैस्टर पिछले 3-4 दिनों में तेजी में रहा है और हमने एक मनी मूवमेंट भी इसमें आते हुए देखती है। कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स, कैसी आवक है और कैसी डिमांड? नमस्ते मनीषा जी। जी कैस्टर में अभी प्राइस क्योंकि करेक्ट हुए थे रिसेंटली फ्रॉम 1500 से 1200 के लेवल तक मार्केट यार्ड्स गए हुए थे, जी तो करेक्शन काफी हो चुका था। और फिर करेक्टेड लेवल्स पे क्योंकि पाइपलाइन पूरी एम्प्टी थी, किसान के पास भी एक कुछ स्टॉक नहीं था, ट्रेडर्स भी खाली थे, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स, पाइपलाइन टोटली एम्प्टी थी और लोग वेट कर रहे थे करेक्शंस पे वो करेंगे। अभी करंटली बाजार प्योरली फंडामेंटल्स पे चल रहे थे क्योंकि एक्सचेंज पे इतना एक्टिविटी था नहीं, हेजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए प्योरली डिमांड सप्लाई पे चल रहे थे। फिर 1200 का लेवल जो था, फिर स्टॉकिस्ट एंट्री हुई जो लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा था। डिमांड में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एट करेक्टेड लेवल्स एंड फरवरी मार्च ओवर हो गया, अप्रैल में अभी पीक अराइवल सीजन है, तो उस हिसाब से लोगों को ये लेवल अट्रैक्टिव लग रहा था। तो थोड़ा एडिशनल डिमांड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक जनरेट हुई है, इसकी वजह से लेवल बढ़ी हुई है। एंड आगे भी अप्रैल मई की सीजन में जो जिसको भी स्टॉक करना होगा ये लेवल पे तो वो करना चाहेगा, तो इसकी वजह से ये करेक्शन एक्सपेक्टेड हुआ है। ओके और आपको लगता है कि यहाँ से और तेजी ही देखने को मिलेगी मार्केट्स में? ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? नहीं, ओवरऑल करेक्टेड लेवल से पिछले साल यही टाइम पे प्राइस चल रहा था 1375-1400 का लेवल चल रहा था, जो अभी 1200-1225 का लेवल है जी। तो करेक्टेड है। और फॉरेन की बात करें अगर तो भी क्योंकि एक्सचेंज रेट लास्ट ईयर 75-76 के आसपास था ये पीरियड में, अभी 82 है। तो वो भी 8% का बेनिफिट है जो फॉरेन बायर्स को एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के मुकाबले अभी का प्राइस लेवल 300-350 लो है, उसमें से 50% जो है वो डॉलर के अकाउंट में और 50% का सीट करेक्शंस के हिसाब से है। तो ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जैसे ही अगर नीचे आता है तो किसान भी, क्योंकि अभी बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर जो मार्केट का रहेगा वो किसान रहेगा, उसके पास स्टॉक नहीं है और कुछ लेवल के नीचे पार्ट ऑफ किसान जो कम्युनिटी है वो बेचना नहीं चाहेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा हिंड्रेंस आ सकता है बेचवाली में और ये सपोर्ट लेवल रहेगा। ऊपर ज्यादा बहुत ऊपर की भी कोई गुंजाइश नहीं है, बट एक सपोर्ट लेवल से जैसे ही करेक्शन आएगा तो मेरे हिसाब से बिकवाली थोड़ी कम रहनी चाहिए और स्टॉकिस्ट और वो एक्टिव रहेंगे। पॉइंट टेकन। शैलेश बाल्धा जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे उन्होंने कहा कि सपोर्ट लेवल्स बन चुके हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी नहीं है लेकिन गिरावट की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर भी अपनानी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर गोल्ड एंड डायमंड की तरफ डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, जहां पर ऑल टाइम हाईज के बाद हमने कुछ एक पॉज यहाँ पर बनता हुआ देखा है, कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। यहाँ पर कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, जानने की कोशिश करते हैं। किशोर, 2000 के लेवल्स पे फिलहाल गोल्ड प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा, आई थिंक यहाँ पे दो चीज है। वन इज दैट जो जॉब्स रिपोर्ट देखे हैं वो अभी भी यूएस का लेबर मार्केट का जो टाइटनेस है वो दिखाता हुआ नजर आया है। बट एट द सेम टाइम अभी जो कल सीपीआई नंबर्स आने वाला है और सीपीआई नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ऑफ नाउ, इज दैट कि जैसा देखा है कि चाइनीज का जो टॉप लाइन इन्फ्लेशन कमजोर आया है, अगर इन्फ्लेशन नंबर सॉफ्टन हो जाता है यूएस में, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि रेट हाइक का जो गुंजाइश है थोड़ा कम हो जाएगा।
एज ऑफ नाउ आई थिंक 75-76% का चांसेस है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो आगे जो अगले जो एफएमसी मीट में। बट अगर इन्फ्लेशन नंबर्स स्ट्रॉन्गर आते हैं देन गोल्ड में एक करेक्शन आने का चांसेस है। तो एज ऑफ नाउ मैं बाई साइड पर रहना पसंद करूंगा, प्रॉब्ली स्पेशली ड्यूरिंग द डे। 60,250 के आसपास अप्रैल वायदा खरीदारी कर सकते हैं। 60,750 के आसपास का टारगेट्स के लिए अगेन बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूं मैं, हालांकि 1-1.5% के अंदर ही मूवमेंट आना चाहिए। दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में बाई साइड पे रह सकते हैं इंट्राडे के लिए। बट एक क्वेश्चन ये जो रहना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन नंबर्स स्ट्रॉन्गर आते हैं देन वो रेट हाइक का चांसेस बढ़ जाएगा और जो गोल्ड में एक करेक्टिव डिप आ सकता है। किशोर, मुझे याद है हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप फिर दोहरा सकें कि इस ईयर एंड तक आपको क्या लगता है सोने और चांदी के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक सी ईयर एंड मतलब कैलेंडर ईयर एंड अगर दिसंबर तक अगर देखें प्रॉब्ली मेरे हिसाब से 2250 से लेके 2300 के अपसाइड डॉलर टर्म्स में दिखता है। और इंडियन मार्केट्स में अगर देखें तो 68,000 का जो है अपसाइड पोटेंशियल है। दैट इज गिवन द रुपीज बिलो 83। अगर 83-84 के ऊपर रुपये डॉलर चले जाता है तो थोड़ा बहुत उसका उतना जो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। सिल्वर में हम लोग काफी टाइम से आई थिंक पिछले एक साल से हम लगातार कहते आए हैं कि 88,000 का हमारा ग्रुप व्यू था। काफी टाइम से हम लोग अभी भी रिवाइज नहीं किया है उसको। 88,000 एज ऑफ नाउ इज आवर व्यू। प्रॉबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग अगर जब भी रिवाइज करेंगे तो प्रॉब्ली अपसाइड ही रिवीजन होगा, बट डाउन साइड नहीं होगा। एब्सोल्युटली, यानी कि 68,000 सोने के लिए, 88,000 इस साल के अंत तक चांदी के लिए, और यहाँ पर व्यूज बढ़ ही सकते हैं। घनश्याम ढोलकिया जी भी हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं। घनश्याम जी, हीरे के बारे में बात करें उससे पहले सोने चांदी के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे। प्राइस व्यूज यहाँ पर अच्छे खासे हैं, ऑल टाइम हाइज यहाँ पर सोना बना सकता है, सेम विद चांदी। इंडस्ट्री पे इसका कितना असर देखते हैं आप? अल्टीमेटली सबसे पहले तो मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपडेट करते हैं कंज्यूमर को, व्यापारी को। गोल्ड का प्राइस देखे तो डे बाय डे बढ़ने वाला है। हम लास्ट 50 साल का हिस्ट्री देखे तो करीबन 11% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला हुआ है गोल्ड वाले। लास्ट 15 साल की बात करें तो 15 साल पहले 12,500 था, जो आज 62,000 है। अभी से आप अंदाजा करिए कि 15 साल बाद क्या होगा। तो ये रेशियो में गिने तो 3 लाख होने की संभावना है। अभी 3 लाख बोलेंगे तो किसी के माइंड में नहीं बैठेगा, लेकिन आज का जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम गिनेंगे तो 15 साल के बाद 3 लाख के नजदीक हो गए। उसमें कोई हमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि होगा कि नहीं होगा। 50 साल का हिस्ट्री जो बताते उसमें बढ़ रहा है, चांदी का भी प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड का भी प्राइस बढ़ रहा है, और मेरे को फ्यूचर में भी ये सभी चीज का बढ़ने वाला भी लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में अनिश्चितता होने वाली है या तो अभी हो रही है। उसके हिसाब से लोग यही सोचेंगे लास्ट में सभी से अच्छा गोल्ड है। और मैं तो बहुत बार बोलता हूं मनीषा जी कि गोल्ड और डायमंड ऐसा प्रोडक्ट है, पहनो और प्राइस बढ़े। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि पहनो और प्राइस बढ़े? मैं डायमंड की भी बात करूं साथ में, तो 15 साल पहले 1 कैरेट हीरे का प्राइस जो 1,80,000 था वो आज 4 लाख है। क्योंकि डायमंड के अंदर ही आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HVS1 में 1 कैरेट की बात करूं तो 15 साल पहले उसका 1,80,000 था, आज करीबन 4 लाख है। तो कंपाउंडेड डायमंड में भी करीबन 5% मिला हुआ है। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन उसमें खाली कंज्यूमर को मैं एक ही चीज बताऊंगा, सर्टिफिकेट वाला डायमंड आप खरीदिए और ऑथेंटिक जहाँ पे ट्रस्ट है वहां से डायमंड या गोल्ड खरीदिए, तो उसमें आपको कोई चीज का देखने का नहीं है, बढ़ने वाला है। और इंडिया भी अभी जो चल रहा है ना, सुवर्ण युग चल रहा है। लोग बोल रहे हैं इंडिया में सुवर्ण युग, तो हमारा तो प्रोडक्ट ही सुवर्ण है, गोल्ड है, तो उसमें तो हमारा भला होने वाला है। और वर्ल्ड में जो अनिश्चितता है, डिफिकल्टी है जो सुन रहे, उसकी कंपेयर में इंडिया में जो बेहतरीन है उसका भी एक सबसे बड़ा है सेविंग। इंडिया में लोग सेविंग में मानते हैं, गोल्ड में करे, डायमंड करे या तो कोई भी एफडी करे। ये सेविंग की वजह से इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जो वर्ल्ड में हुआ है। तो हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से आज भी यंग जनरेशन भी पसंद करे, और आज के यंग जनरेशन को ये पता चले कि डायमंड का प्राइस भी बढ़ रहा है, कि 15 साल पहले मैंने करीबन 2 लाख में लिया था और आज 4 लाख है, तो यंगस्टर भी खरीदेंगे। मैं तो सभी रिटेलर को भी बोलूंगा 15 साल 10 साल का हिस्ट्री रखिए। हमारी कृष्णा की वेबसाइट में भी वो हिस्ट्री अवेलेबल है कि 10 साल पहले क्या डायमंड का प्राइस था, 15 साल पहले क्या था। तो कंज्यूमर को खरीदने के लिए अवसर मिलता है और धंधा तो दोनों का बढ़ने वाला है।
वेल एब्सोल्युटली, और जो आपने ये हिस्टोरिकल डेटा पूरा दिया है एज एन एसेट क्लास और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट इंडियंस करते हैं, क्लियरली दोनों ही तरफ से यहाँ पर फायदा हुआ है। थोड़ा सा रूट चेंज करेंगे एंड घनश्याम जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जो डायमंड्स को लेकर एक्सपोर्ट की चिंता है वो कितनी यहाँ पर वाजिब है, डिमांड कैसी है, डायमंड के प्राइसेस नियर टर्म कैसे हैं, फिर चाहे वो रॉ डायमंड है या पॉलिश डायमंड? रॉ मटेरियल इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है करीबन 5 से 7% ये साल में कम होगा। मार्च तक का, फरवरी का डेटा के हिसाब से 60% कम है, तो नो डाउट थोड़ा रॉ मटेरियल कम हुआ है। एक्सपोर्ट की बात करें तो भी करीबन 5 से 60% एक्सपोर्ट ये साल में कम होगा। तो उसका मेन रीजन है यूएस और चाइना। यूएस में थोड़ा महंगाई बढ़ी हुई है, उसकी वजह से भी है, और चाइना में कोरोना के बाद ओपन नहीं होता, उसके लिए एक्सपोर्ट में ये सिचुएशन है। पर वो दोनों जगह पे सिचुएशन थोड़ा चेंज होने से वापस मार्केट बढ़ने वाला है। और अल्टीमेटली पॉलिश का प्राइस रफ के हिसाब से भी डिपेंड है, तो पॉलिश का प्राइस एक्सपोर्ट दोनों जगह पे कम है, तो रॉ मटेरियल भी थोड़ा कम हुआ है, उसका भी प्राइस थोड़ा कम हुआ है। डायमंड का हमने देखा हुआ एक्सपोर्ट में डिमांड और सप्लाई के डिपेंड रहता है, तो नेक्स्ट लास्ट 6 महीने में देखिए तो कोई हीरे की प्राइस थोड़ी कम हुई है। मैं आपको बोलूंगा, समझो वीबीएस क्वालिटी के डायमंड होते 1 सेंट से लेकर 7 सेंट का, तो उसका थोड़ा प्राइस डाउन गया है 4-5%। पर जो वही साइज का एसआई क्वालिटी है उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ने से लोग जो है वो डायमंड की क्वालिटी एक लोअर यूज करते हैं, उसके लिए एसआई क्वालिटी की पीके की प्राइस बढ़ी हुई है। और आगे के लिए मैं जो बात करूं तो और ऑल एन एवरेज इंडिया में गिनेंगे तो प्राइस रुपीज भी हमारा वीक हो रहा है, उसके हिसाब से प्राइस बढ़ेगा। इंटरनेशनल में प्राइस अभी स्टेबल का सिचुएशन देख रहे हैं। नेक्स्ट 6 महीने की बात करें तो 4 महीने की बात करें तो सितंबर और रशिया से भी कंपेयर में माल थोड़ा कम आ रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ड्रॉप होने की संभावना नहीं है। और डिमांड सप्लाई की वजह से भी प्राइस अभी लगती है कि थोड़ी स्टेबल रहेगी। नॉर्मली मई जून में और द वर्ल्ड में वैकेशन रहता है, छुट्टियां रहती है, तो थोड़ी डिमांड कम रहती है, तो बढ़ने की संभावना तो अभी नहीं है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब क्रिसमस की डिमांड आएगी, चाइनीज न्यू रहेगा, तभी वापस बढ़ने की उम्मीद लग रही है। चलिए, तो यानी कि करंट लेवल्स पे क्या आप यहाँ पर सोना और डायमंड खरीदने की राय देंगे? मैं तो बोलूंगा पैसा है तो खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहना और पैसा बढ़ा, उससे अच्छा क्या चाहिए, तो खरीदना चाहिए। और अल्टीमेटली डायमंड और गोल्ड क्या है मनीषा जी, आफ्टर गुड वाला है। जब भी खरीदते हैं तभी हम तो थोड़ी नाखुशी होती है, लेकिन उसके बाद तो खुशियां होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। अभी प्राइस बढ़ा है तो रिटेलर कंज्यूमर दोनों खुश है, क्योंकि पहले खरीदा हुआ उसका तो प्राइस बढ़ गया, पर जब लेने के लिए जाते हैं तभी उसको प्राइस ज्यादा लगता है, तो थोड़ा दर्द होता है। तो उसके लिए मैं तो बोलता हूँ गोल्ड और डायमंड को आफ्टर गुड, कि आफ्टर गुड है। और हम इस्ना में अभी शोरूम खुल रहे, उसके हिसाब से लोग लेने के लिए रेडी है। पूरे इंडिया में लोग अलग अलग जगह पे ले रहे हैं, मतलब गोल्ड और डायमंड की डिमांड है, और इंडिया में तो बढ़ने वाली, उसमें कोई शंका डाउट है नहीं। जो भी इंडिया गवर्नमेंट मोदी सरकार जो कर रही है, जो अलग अलग जॉब क्रिएट हो रही है, स्टार्टअप हो रहा है, अलग अलग प्लान हो रहा है, तो सबसे बड़ा स्कोप इंडिया में है। तो इंडिया वाले को तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दिल से, ट्रस्ट से, ऑनेस्टी के साथ धंधा बढ़ाना चाहिए और कंज्यूमर को भी खरीदना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर, और चाहे वो गोल्ड है डायमंड है, बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। घनश्याम जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और ज्वेलरी के हिसाब से डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड पर भी यहाँ पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर कॉपर के अलावा बाकी सभी मेटल्स में गिरावट है। किशोर, कैसे देखते हैं इस सेक्टर को आप? अगेन मनीषा, यहाँ पे भी जो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न से एक जो है बेस मेटल्स को पिछले हफ्ते स्पेशली जो करेक्टिव मोड में लेके आया था, बट अगेन मार्केट्स आज आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिकवरी मोड में होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन तो है, ओवरऑल जो क्वेश्चन जो है अक्रॉस द कमोडिटी एज अ सेगमेंट टुडे, कि अगर कल इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ के आ जाएंगे तो डॉलर मजबूत होगा, थोड़ा बहुत जो रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजी आएंगे, तो फिलहाल के लिए तब तक जो है आई थिंक मेरे हिसाब से एक रिकवरी मोड में है। एल्यूमिनियम इसमें जो पैक में मुझे बेहतर लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, 205 के आसपास बाइंग कर सकता है, 203 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और 209 210 तक है। बाकी इसके अलावा बाकी थोड़ा बहुत करेक्टिव प्रेशर में रहेंगे। ऑल राइट, तो एल्यूमिनियम में यहाँ पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन किशोर, एक व्यू यहाँ पर क्रूड ऑयल पे भी लेना चाहेंगे, जहाँ पर 3 हफ्तों की तेजी के बाद पिछले 24 घंटों में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। अगेन आई थिंक जो प्रोडक्शन कट के बाद 5-5.5% का जो तेजी आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं क्रूड में। अगेन यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है, डिमांड आउटलुक खराब है,
इसके वजह से थोड़ा बहुत इसमें जो है एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज ए करंटली जो मैं सीपीआई को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन स्ट्रेटजी का सलाह दे सकता हूँ। यहाँ पे 6600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 120 के आसपास मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उसको खरीदारी कर सकते हैं। 90 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो आपका जो रिस्क है वो 30 रुपए के आसपास है, मतलब 3000 रुपए का रिस्क एक लॉट पे आ जाएगा। एंड आपका टारगेट हो सकता है 180 190 तक है। सो 6600 का कॉल ऑप्शन इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ऑप्शंस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहां पर आपकी स्क्रीन पे वो सामने है, जहां पर 6.5% की तेजी के साथ फिलहाल आज कारोबार होता हुआ नजर आया है। तो ये काफी सटीक सलाह यहां पर बाइंग इन द ऑप्शंस फॉर क्रूड। बहुत शुक्रिया किशोर आपका भी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद पूरा एक्शन लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।